डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है सेंटेंस, जिसे हिंदी में वाक्य कहा जाता है। इस वीडियो में हम सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? A group of words that expresses a complete idea or sense। शब्दों का ऐसा समूह है जो कोई कंप्लीट आइडिया यानी पूर्ण विचार व्यक्त करे या पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह है जो कोई पूर्ण विचार प्रकट करे या पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उससे हम सेंटेंस कहते हैं। जनरली जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। सेंटेंस इज रिटन इन इंग्लिश बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड यूजुअली एंड विद ए पंक्चुएशन मार्क लाइक ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। अंग्रेजी में लिखे जाने वाले सेंटेंस की शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है, वो कैपिटल लेटर से होता है। कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है और उसका जो अंत है, यानी जब सेंटेंस समाप्त होता है तो उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क जरूर होता है। वो पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप हो सकता है, वो पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हो सकता है, या वो पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह हो सकता है। सेंटेंस के स्टार्ट में एक कैपिटल लेटर अवश्य होता है और एंड में इन तीन चिन्हों में से या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क में से कोई न कोई चिन्ह है लास्ट में जरूर होता है। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में 5 विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। फर्स्ट और जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वह है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसका हम लिखने में, बोलने में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है और इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज इंफॉर्मेटिव। ये इंफॉर्मेटिव होता है, यानी ऐसे वाक्यों से सूचना का बोध होता है। सूचना बोधक वाक्य होते हैं, सूचनात्मक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य सूचना प्रदान करने के लिए होते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और स्टेट ए फैक्ट, इवन एक्सप्लेन समथिंग। ऐसे वाक्यों का प्रयोग कब किया जाता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कोई सूचना प्रदान करने के लिए या किसी तथ्य को व्यक्त करने के लिए, अथवा एक्सप्लेन समथिंग या किसी बात को, किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हम ऐसे सेंटेंसेज यानी असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के जो सेंटेंस होते हैं उनमें ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले वाक्य हैं। मोस्ट कॉमन टाइप सेंटेंस हैं, सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं ये वाक्य। इट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है, असर्टिव जो सेंटेंस होता है, उसके प्रारंभ में सब्जेक्ट होता है और उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। ये इसकी पहचान है। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैज़ द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट यानी एक कथन के रूप में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो भी दो भागों में विभक्त है। पहला जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य।
असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहा जाता है हिंदी में, और इसके दो भाग हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है जो है वो नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक। नकारात्मक, पहला स्वीकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक। स्वीकारात्मक वाक्य की संरचना ऐसी होती है कि ऐसे वाक्यों में शुरू में तो सब्जेक्ट आता ही आता है। फर्स्ट जो शब्द होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, उसके बाद मेन वर्ब हो सकती है, उसके बाद में अन्य शब्द होते हैं। जैसे कई बार तो क्या होता है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है, कई बार जो है एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाता है, कई बार जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है, कई बार एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है। इस तरह से अलग अलग शब्द आ सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, और उसके बाद में अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। ऐसे वाक्यों में कहीं भी नो, नॉट, इस तरह के नेगेटिव सेंस वाले शब्द नहीं आते हैं। शी गोज टू ऑफिस ऑन टाइम, शी सब्जेक्ट, गोज मेन वर्ब। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, साधारण वाक्य है। टू ऑफिस ऑन टाइम, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, स्थान सूचक शब्द है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम समय सूचक शब्द है। नेक्स्ट, आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम समय सूचक शब्द। नेक्स्ट, शी कुक्स हर फूड, वह अपना भोजन पकाती है। शी सब्जेक्ट, ये कुक्स मेन वर्ब, हर फूड ये ऑब्जेक्ट। द गर्ल वाज लर्निंग म्यूजिक, सब्जेक्ट, वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग जो है वो मेन वर्ब, और म्यूजिक जो है वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, और कैन जो है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयुक्त होती है। जब जो काम वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का होता है वही काम वाक्य में मॉडल वर्ब का भी होता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब आ गई, उसके बाद में मेन वर्ब आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ये व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये द सन जो है वो सब्जेक्ट है, राइजेज वर्ब है, और इन द ईस्ट ये स्थान सूचक यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स इस वाक्य में सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग मेन वर्ब है, और इन द स्काई ये स्थान सूचक शब्द है, यानी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर स्कूल ओपन्स एट 7 AM इन द मॉर्निंग, आवर स्कूल जो है वो सब्जेक्ट है, और ओपन्स जो है इसमें मेन वर्ब है। उसके बाद में एट 7 AM ये समय सूचक शब्द है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इन द मॉर्निंग ये भी समय सूचक शब्द है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो अपन इन वाक्यों में देखते हैं कि वाक्य की शुरुआत जो है वो सब्जेक्ट से हो रही है। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट की से हो रही है। और सब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। राधा इज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट, राधा सब्जेक्ट है,
ये जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता। ये बी की फॉर्म है और ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। इसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब आ गई और ए टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये नाउन फ्रेज आ गया। नेक्स्ट, द स्टोर ओपन्स एट 7 PM। द स्टोर जो है वो सब्जेक्ट है, ओपन्स जो है वो वर्ब है और एट 7 PM जो है वो समय सूचक शब्द है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट, जो दूसरा प्रकार असर्टिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या होता है? ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन दैट मीन्स नो, यानी ऐसा कथन जिसमें नो का अर्थ हो। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में जरा सा फर्क है कि ये जो नोट है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नोट और लगा देते हैं, बाकी लास्ट में फुल स्टॉप इसमें भी आता है, शुरुआत इसकी भी सब्जेक्ट से ही होती है। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो हिम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, श्याम इज नॉट कमिंग हियर, श्याम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, और ये हियर है वो स्थान सूचक शब्द है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, रेखा हैज नॉट कुक्ड फूड येट, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये समय सूचक शब्द। नेक्स्ट, ही हैज नॉट सीन द ताज, ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, नॉट, उसके बाद में सीन मेन वर्ब, और द ताज है वो ऑब्जेक्ट। रवि इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रवि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गई, और टू स्कूल स्थान सूचक शब्द है, एडवर्ब ऑफ ए प्लेस। नेक्स्ट, ही हैज नो फोन, ही सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, nobody, no one can solve this question। nobody या no one सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब वाक्य में एक ही काम करते हैं, जो काम हेल्पिंग वर्ब का है वही काम मॉडल वर्ब का होता है। उसके बाद में मेन वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही नेवर कम्स लेट, ये ही सब्जेक्ट आ गया, कम्स जो है वो मेन वर्ब है, और ये जो है ये समय सूचक शब्द है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और ये नेगेटिव अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है इसमें। नन वाज प्रेजेंट देयर, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक शब्द। वी कुड हियर द न्यू म्यूजिक एल्बम प्लेइंग नोवेयर, इस वाक्य में ये सब्जेक्ट, ये मॉडल वर्ब, और ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नेगेटिव अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है इसमें। अब इन वाक्यों में हम ये देखते हैं कि ऊपर जो वाक्य हैं, इस वाक्य से लेकर, इस वाक्य से लेकर और इस वाक्य तक, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट प्रयुक्त हुआ है, तो ये तो स्पष्ट है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद कुछ अन्य शब्द होते हैं, वो भी नेगेटिव अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में नोट तो नहीं है, लेकिन नो शब्द है, वो नेगेटिव सेंस प्रकट करता है। इस वाक्य में
नोबॉडी या नो वन जो है वो नेगेटिव सेंस प्रकट करते हैं। इस वाक्य में नेवर जो है वो नेगेटिव सेंस प्रकट करता है। इस वाक्य में जो है वो नन नेगेटिव सेंस प्रकट करता है। और इस वाक्य में नो वेयर, यानी नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा जिसमें या तो नोट है, या उसमें नो है, या उसमें नोबॉडी है, या उसमें नो वन है, या उसमें नन है, या उसमें नेवर है, या उसमें नो वेयर है। ये शब्द ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस प्रकट करते हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ये नेगेटिव सेंटेंस जो है आप डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के भाग होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। पहला जो टाइप था वो डिक्लेरेटिव था, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन टू समवन अबाउट समथिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कब किया जाता है? किसी चीज के बारे में किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है। जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है किसी चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इट इज जनरली यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यह किसी चीज के बारे में सूचना इकट्ठी करने के वास्ते प्रश्न पूछा जाता है। किसी चीज के बारे में कोई सूचना प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे वाक्य जो हैं, स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से भी होता है, ऐसे वाक्यों का जो अंत है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में होता है। ये इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत स्टार्ट्स विद WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब। ऐसे वाक्य या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH वर्ड से शुरू होते हैं, लेकिन उसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही आता है। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो स्ट्रक्चर होती हैं। एक स्ट्रक्चर वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, और दूसरी स्ट्रक्चर वो होती है जो WH वर्ड से शुरू होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट पहला टाइप जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका। और ये तो अपनी वो हो गई डू डज इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड वगैरह। और ये मॉडल वर्ब, ये हो गई शैल विल कैन कुड मे माइट मस्ट वगैरह जो होती हैं वो मॉडल वर्ब। तो चाहे हेल्पिंग वर्ब आए शुरू में, चाहे एक्सिलरी वर्ब, ये तो एक ही बात हो गई। चाहे मॉडल वर्ब आए, ये तो शुरू में आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ऐसे वाक्य की संरचना है तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्य जो हैं, क्योंकि इनका प्रारंभ या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या मॉडल वर्ब से शुरू होता है, तो ऐसे वाक्यों का जो उत्तर है ना वो हमेशा यस या नो में आता है। इंग्लिश में जब आप उत्तर देते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, तो कहते हैं यस नो। क्या तुमने खाना खा लिया, तो या तो यस या नो। तो ऐसे वाक्य जो हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में आए तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डू यू लाइक आइसक्रीम, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या तुम आइसक्रीम पसंद करते हो, तो उत्तर देने वाला यस और नो में आंसर देगा। नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी, ये देखो हेल्पिंग वर्ब की मॉडल वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट।
क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो अगला कहेगा या तो हाँ या ना। नेक्स्ट, डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? डू हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? तो जो बोलने वाला वो कहेगा यस या फिर नो। तो ऐसे प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या जो मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, उनके आंसर हमेशा यस या नो में दिए जाते हैं। विल यू कम टू द लाइब्रेरी टुमारो? क्या तुम कल लाइब्रेरी में आओगे? तो वो ये कहेगा यस, अदरवाइज कहेगा नो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये टू द लाइब्रेरी ये स्थान सूचक शब्द है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, और ये समय सूचक शब्द है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल हैं यहाँ से लेकर ये, तो ये जो है इनकी शुरुआत तो होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, और इन वाक्यों का जो अंत है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। नेक्स्ट जो संरचना है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जो WH वर्ड से स्टार्ट होती है, बिगिंस विद WH वर्ड, यानी WH वर्ड से प्रारंभ। तो इस स्ट्रक्चर में और जो पहले वाली स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें बस इतना ही फर्क है कि जो हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब शुरू में आ रहे थे उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद में मेन वर्ब आ रहा था और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा था। इसमें WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब या जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके पहले और लगा दीजिए, तो ये WH वर्ड वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो रहा था तो उनके आंसर यस या नो में आ रहे थे, लेकिन जब WH वर्ड से वाक्य स्टार्ट होगा तो ऐसे वाक्यों के आंसर जो हैं वो यस या नो में नहीं दिए जा सकते। ऐसे वाक्यों से कोई न कोई सूचना मिलती है हमें, हम ये नहीं कहते यस या नो, ऐसे वाक्यों से हमें कोई न कोई सूचना मिलती है और इस सूचना के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन समवन वांट्स टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट ए यस और नो, कि केवल केवल यस या नो का आंसर प्राप्त करने की बजाय और अधिक सूचना इकट्ठी करने के लिए कोई व्यक्ति जो है इन वाक्यों का प्रयोग करता है। और अधिक सूचना किसी बारे में हम जानना चाहते हैं तो हम WH वर्ड से वाक्य को स्टार्ट करेंगे। दीज सेंटेंसेस बिगिन विद WH वर्ड। इन वाक्यों की शुरुआत जो है WH वर्ड से होती है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, which, हाउ। फिर हाउ से बनने वाले हो गए हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ ओल्ड, इतने बहुत सारे हैं हाउ से बनने वाले, सारे WH वर्ड हैं। इनकी खास बात यह है कि ये जो शब्द हैं उनका फर्स्ट लेटर W होता है, सेकंड लेटर H होता है, इसलिए इनको WH वर्ड कहते हैं। लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें W और H तो है लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है, W और H की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी WH वर्ड शब्दों में काउंट होता है, इसका ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, और ये लेट हो गया टाइम बताने वाला शब्द यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। WH वर्ड ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है सभी के। तो व्हाट इज योर नेम यानी तुम्हारा नाम क्या है, तो अगला व्यक्ति अपना नाम बताएगा। वाई आर यू लेट, तुम देरी से क्यों हो, तो वो उसका कारण बताएगा, मैं बस निकल गई या घर से लेट चला था किस कारण से, तो कारण बताएगा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो वो एड्रेस बताएगा कि मैं जयपुर से हूँ, सीकर से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, कहीं से।
व्हेन कैन यू कम, व्हेन कैन यू कम, तुम कब आ सकते हो, तो अगला व्यक्ति समय बताएगा। हुज बुक इज दिस, यह पुस्तक किसकी है, तो उस पुस्तक का मालिक का नाम बताया जाएगा। होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, तो जो व्यक्ति आपसे मिला उसका नाम बताया जाएगा। विच बुक इज इट, यह कौन सी पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम बताया जाएगा। और हाउ विल यू डू इट, आप इसे कैसे करोगे, तो वो काम करने का तरीका बताएगा। तो इस तरह से ये जो वाक्य हैं, इनमें शुरुआत में WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड आ जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में जो तीसरा टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, a command, a request, and to give instructions or some advice to do something। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, या तो कोई आदेश दिया जाता है, कमांड और ऑर्डर यानी कोई आदेश दिया जाता है, या कोई रिक्वेस्ट की जाती है, निवेदन किया जाता है, या फिर टू गिव इंस्ट्रक्शंस, या फिर निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, इस तरह का कोई निर्देश दिया जाता है, आपको समय पर आना है, इस तरह का निर्देश दिया जाता है, या सम एडवाइस टू डू समथिंग, या कुछ करने की कोई सलाह दी जाती है। ऐसे वाक्य जिसमें कोई ऑर्डर या कमांड यानी आदेश हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट हो, निवेदन हो, विनती हो, जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, या जिसमें कोई सलाह दी गई हो, ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। These sentences do not require a subject। ऐसे वाक्यों में प्राय सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। मेन वर्ब शुड ऑलवेज बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे वाक्यों की जो मेन वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है ऐसे वाक्यों में, और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और मेन वर्ब जो होती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, उसमें न तो कोई एस लगेगा न कोई ईएस लगेगा। और इसका जो समापन है, वाक्य का जो अंत है, वो हमेशा फुल स्टॉप से शुरू है, फुल स्टॉप से समाप्त होता है वाक्य। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसकी संरचनाएं अलग अलग हैं, 4-5 प्रकार से इसकी संरचना है। जो फर्स्ट है, जो पहली संरचना है वो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। सबसे पहले मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड कुछ भी आ सकते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उसमें एक प्रकार ये है कि उसकी शुरुआत ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, उसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके बाद में अन्य शब्द हो सकते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, कॉल मी व्हेन यू गेट बैक, BACK बैक, कि मुझे फ़ोन करना जब तुम वापस आ जाओ। वॉश द प्लेट्स बिफोर यूज देम, कि प्लेट्स को धो लेना, बिफोर यू यूज देम, उनको उपयोग में लेने से पहले। कम होम बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले घर आ जाना। फिनिश द असाइनमेंट बाय टुमारो, कल तक असाइनमेंट को समाप्त कर देना। स्टॉप व्हेन यू सी द रेड लाइट, जब तुम लाल बत्ती देखो तो रुक जाना। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स बिफोर द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग शुरू होने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन है उनको स्विच ऑफ कर लो।
तो इन वाक्यों में हम देखते हैं कि इन वाक्यों में जो स्टार्टिंग वर्ड है वो सब में मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो वाक्य हैं इनमें या तो कोई निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन, या तो कोई निर्देश दिया गया है या फिर कोई आदेश दिया गया है। दूसरी जो संरचना है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो प्लीज या काइंडली से भी शुरू हो सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो दूसरी संरचना है वो ये है कि वो प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट हो सकता है और उसके बाद मेन वर्ब है। तो पहले तो प्लीज आएगा या काइंडली, दोनों में से एक शब्द स्टार्टिंग मिलेगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले वाली संरचना में शुरुआत में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जबकि दूसरी संरचना जो है उसमें स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अन्य शब्द हो सकते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, ये प्लीज और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। प्लीज रिजर्व ए सीट फॉर मी, ये प्लीज आ गया, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये प्लीज या काइंडली में से एक आ गया, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह से काइंडली एक्सेप्ट माय प्रपोजल, कृपया मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। प्लीज रिजर्व ए सीट फॉर मी, कृपया मेरे लिए एक सीट आरक्षित करें। इस तरह से हम देखते हैं कि इन वाक्यों में प्लीज या काइंडली से शुरुआत होती है, उसके ठीक बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका तीसरा प्रकार जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का है वो ये है कि ये डू नॉट या डोंट एक ही बात है, ये संक्षिप्त फॉर्म है, ये अलग अलग लिखा हुआ है। डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है, तो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने के बाद भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अन्य शब्द और लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो। डू नॉट कॉल मी व्हेन यू गेट बैक, तुम वापस आ जाओ तो मुझे फ़ोन मत करना। डू नॉट डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला, छाता लाना मत भूल जाना। डोंट लीव द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला मत छोड़ना। तो ऐसे वाक्य जो हैं उनमें प्रारंभ में डू नॉट या डोंट और उसके ठीक बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह अन्य शब्द आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में भी दो प्रकार की संरचना होती है। एक तो वो होते हैं जिनमें लेट्स या लेट अस लिखा हुआ होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अन्य शब्द होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले लेट या लेट्स, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अन्य शब्द और लास्ट में फुल स्टॉप। लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट्स प्ले, ये दो वाक्य तो हो गए लेट्स वाले। अब ये जो नीचे तीन वाक्य हैं उनमें देखिए लेट के बाद में अस नहीं है, तो ये संरचना ये तो फर्स्ट टाइप की संरचना है, ये सेकंड टाइप की संरचना। ये जो फर्स्ट टाइप की संरचना है इसमें कोई सुझाव या परामर्श दिया जाता है, कोई सुझाव या परामर्श दिया जाता है कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, इस तरह का। तो उसमें तो लेटेस्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लेट्स मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो दूसरा प्रकार है उसमें लेट के बाद में इसके अलावा अन्य नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, जैसे इसमें हिम आ गया, देम आ गया, हर आ गया, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लो ऐसे कह दिया लेट राम प्ले हियर, राम को यहाँ खेलने दो, ये लेट, उसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अन्य शब्द और उसके बाद में लास्ट में स्टॉप।
तो लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ बैठने दीजिए। लेट देम ईट टुगेदर, उन्हें साथ खाने दीजिए। लेट हर स्टे हियर, उसे यहाँ ठहरने दीजिए। तो ऐसे वाक्य जो हैं उनमें क्या होता है, अनुमति या आज्ञा का भाव प्रकट होता है। तो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में दो स्ट्रक्चर हो गई, एक तो लेट के बाद में अस वाला, और दूसरा लेट के बाद में अस नहीं आए, अन्य संरचना हो। नेक्स्ट है सेंटेंस वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को वैसे हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा सूचक वाक्य। द सेंटेंस which expresses a prayer, wish, blessing, desire or curse, etc. is called an optative sentence. वह वाक्य जिसमें कोई प्रेयर यानी प्रार्थना, विश यानी इच्छा, ब्लेसिंग आशीर्वाद, इच्छा, कर्स कोई श्राप अभिशाप आदि प्रकट किया जाता है, तो ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिन सेंटेंसेज में या तो कोई प्रेयर हो, या कोई विश हो, या कोई ब्लेसिंग हो, या कोई डिजायर हो, या कोई कर्स हो, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो समाप्ति है, यानी उसके अंत में या तो फुल स्टॉप लग सकता है या एक्सक्लेमेशन मार्क लग सकता है। दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे वाक्य जो हैं उनकी शुरुआत में या विश से होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, में या विश से होती है, और इन वाक्यों के अंत में या तो फुल स्टॉप लगता है या इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब देखिए, मी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अन्य कोई शब्द है तो उसके बाद में लास्ट में या तो फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेशन मार्क, इन दोनों में से कोई एक आएगा। मे यू लिव लॉन्ग, मे देखो ये मे आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। मे सब्जेक्ट मेन वर्ब अन्य शब्द, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब अन्य शब्द, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब अन्य शब्द, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब और अन्य शब्द, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। मे सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब और अन्य शब्द, मे सब्जेक्ट मेन वर्ब और अन्य शब्द। तो इस प्रकार के वाक्य हैं जिनकी शुरुआत में देखो मे आ रहा है और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में अन्य शब्द आ जाएंगे और लास्ट में या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या फुल स्टॉप आएगा। तो ऐसे वाक्य जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक दूसरी स्ट्रक्चर है, वो ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इनमें तो मे से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा प्रकार जो है उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो विश से स्टार्ट हो रहा है। विश, उसके बाद में कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, उसके बाद में कोई नाउन फ्रेज आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। विश यू ए वेरी सक्सेसफुल लाइफ, देखो विश आ गया, ये प्रोनाउन आ गया, फिर अदर वर्ड्स, विश प्रोनाउन अदर वर्ड्स, विश प्रोनाउन अदर वर्ड्स, विश प्रोनाउन अदर वर्ड्स। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि हम अपनी
किसी के लिए कामना प्रकट करते हैं, किसी के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, विश करते हैं किसी के लिए। जैसे विश यू ए वेरी सक्सेसफुल लाइफ, आपका जीवन बहुत सफल हो। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो। विश यू ए सेफ एंड हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा जो है वो सुखद और सुरक्षित और सुखद हो। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, आपका आपको जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें शुरुआत विश से होती है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनकी शुरुआत विश से नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि विश जो करता है वो फर्स्ट पर्सन करता है, हमेशा बोलने वाला व्यक्ति विश करता है। अपन किसी और की विश ये नहीं कहेंगे राम ने श्याम को विश किया, ऐसे नहीं कहेंगे। अपन कहेंगे विश अपन अपनी तरफ से करते हैं, बोलने वाला व्यक्ति आई या वी जो है वो विश करता है। इसलिए इस आई को, इस इन वाक्यों में आई को छोड़ा जा सकता है। तो ये वाक्य फिर आई को छोड़ने के बाद में ये वाक्य सारे जो हैं ऊपर वाले वाक्य की स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, विश यू ए हैप्पी पीसफुल एंड prosperous लाइफ, विश यू गुड लक, विश यू ए सेफ एंड हैप्पी जर्नी, विश यू ए वेरी गुड रिजल्ट, विश यू ए गुड डे। तो ये वाक्य जो हैं जो आई से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद में विश है, उसके बाद में कोई प्रोनाउन है, तो ये भी सारे जो वाक्य हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होते हैं जिनमें विश प्रकट किया गया है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उनके अंत में या तो फुल स्टॉप होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो अंत में होता है ना, वो उस वाक्य में जोर देने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए दो एग्जांपल हैं, मे यू प्ले नाउ और मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पे मे से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। मे के बाद में सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड हैं। मे के बाद में सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। तो स्ट्रक्चर तो लगभग सेम है, लेकिन लास्ट वाला देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मे के बाद में ध्यान रखना कि मे के बाद में या तो फुल स्टॉप हो, मे के बाद में या तो फुल स्टॉप हो या एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और मे के बाद में फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये ऊपर वाला जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है, और ये जो है नीचे वाला वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो मे यू प्ले नाउ, क्या तुम अब खेल सकते हो। और ये हो गया मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, इसमें कामना कर दी, शुभकामना दे दी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि सूचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य, हिंदी में इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग प्रकट की जाती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। ऐसे वाक्यों में आकस्मिक और प्रबल भावनाएं, इच्छाएं प्रकट की जाती है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ऐसे वाक्य जो हैं उनका उनकी समाप्ति भी एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। तो अब एक कन्फ्यूजन ये होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में भी आ रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में भी आ रहा है, तो दोनों में फर्क कैसे होगा। तो स्पष्ट है कि जिस वाक्य की शुरुआत में से हो, जिस वाक्य की शुरुआत में से हो और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आए, इसका मतलब तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जिस वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क तो हो लेकिन जिसमें मे नहीं आए, जिसमें मे नहीं आए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। Exclamation mark is written after a sentence or word that expresses surprise, anger, pain or excitement। और ये exclamation mark है
वो कई बार तो क्या होता है एक या दो शब्द के तुरंत बाद में आता है, और कई बार जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो अगर कोई शब्द सरप्राइज प्रकट कर रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है, एंगर क्रोध प्रकट कर रहा है, कोई पेन दुख कष्ट पीड़ा प्रकट कर रहा है, या कोई एक्साइटमेंट उत्तेजना प्रकट कर रहा है, तो उसके तुरंत बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है, या फिर सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी जो है उसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो स्टार्ट होते हैं किससे, हाउ और व्हाट से। ऐसे वाक्य जो हाउ और व्हाट से स्टार्ट होते हैं उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी की पहचान है कि जो सेंटेंस व्हाट और हाउ से स्टार्ट है लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ और व्हाट से स्टार्ट होने वाले वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर हाउ या व्हाट के बाद में स्टार्ट होने वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और हाउ या व्हाट के बाद में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इन सेंटेंस में देखिए, व्हाट ए काम प्लेस, कितना शांत स्थल है, हाउ वंडरफुल इट इज, कैसा अद्भुत है। तो ये जो वाक्य हैं इनमें देखिए स्टार्ट व्हाट या हाउ से हो रही है, और इन वाक्यों का अंत जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से हो रहा है। तो ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। इसका दूसरा जो टाइप है, पहला टाइप तो हो गया व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाला और लास्ट में उसके एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दूसरा प्रकार है उसमें क्या होता है, उसमें इंटरजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में होता है ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ये तो जो 8 पार्ट होते हैं नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के, पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 भाग होते हैं ना, उनमें एक जो है वो इंटरजेक्शन है, विस्मय बोधक शब्द। तो इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए इंटरजेक्शंस का भी प्रयोग किया जा सकता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए हाउ और व्हाट को शुरुआत में लगा के भी अपन बना सकते हैं। तो मोस्टली यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, और ये इंटरजेक्शंस जो हैं अधिकांशतः वाक्य के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ओह दैट इज सैड, alas he is drowned, bravo you have played well, bravo you have played well, hurrah we have won the match, oh my god that was unexpected। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देखते हो कि इनकी शुरुआत में या तो एक शब्द या दो तीन शब्द, ये जो शब्द है ना ये इंटरजेक्शन है, और उनके तुरंत बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। या तो अच्छा, इसमें दो तरीके हैं। अगर ये जो इंटरजेक्शन है ये सारे शब्द, ये वाओ ओ एलास ब्रेवो हुर्रा ओ माय गॉड, ये इंटरजेक्शन है, या तो इनके तुरंत बाद में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो। तो बाद में जैसा वाक्य है उसके हिसाब से फुल स्टॉप या जो भी है वो लगेगा। और दूसरा तरीका ये है कि या आप यहाँ मान लो इंटरजेक्शन नहीं लगा रहे हो, ओ के बाद में नहीं लगाया मान लो आपने, या वाव के बाद में आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया, तो आप वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। तो क्या हुआ, एक तो संरचना वो हो गई कि जो इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन जो शब्द है ना
उनके तुरंत बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूँ और आगे वाक्य लिख दूँ। दूसरा तरीका ये हो गया कि इंटरजेक्शन जो है ना वो तो आ जाएगा और उसके बाद में कोमा लगा दो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। इस तरह से दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये जो इंटरजेक्शन शब्द हैं वो क्रोध, दया, आश्चर्य इस तरह के प्रकट करने के लिए होते हैं। प्रसन्नता। Interjection, a word, phrase used to express a strong feeling and emotions such as shock, pain, pleasure, surprise, etc. कि इंटरजेक्शन वो शब्द हैं या वो फ्रेज हैं। फ्रेज का मतलब क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है। शब्दों का एक समूह ही होता है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, वो फ्रेज होता है। तो इंटरजेक्शन या तो कोई एक वर्ड हो सकता है या वो शब्दों का समूह हो सकता है, जैसे 2 शब्द या 3 शब्द इस तरह से। जैसे हो गया ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसे। तो ये शब्द जो हैं एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस, ये प्रबल भावनाएं प्रकट करते हैं। जैसे शोक, दुख प्रकट करते हैं, या कष्ट या पीड़ा प्रकट करते हैं, प्लेजर आनंद या खुशी प्रकट करते हैं, और सरप्राइज यानी आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे हुर्रा है, हुर्रे, ये खुशी प्रकट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाई, तो ये भी खुशी प्रकट करता है। चीयर्स प्रसन्नता प्रकट करता है। ब्रेवो यानी शाबाशी देते हैं किसी को तो बोलते हैं। वेल यानी आपने अच्छा किया, तो ये भी शाबाशी की तरह हो गया। वेल डन, शाबाश। हेलो, किसी को ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी हेलो बोलते हैं, हेलो हाय। आ है, ओ है, ई है, ओह नो, वाओ, हे, उप्स, गुड बाय, गुडनेस, एलास, थैंक्स। ये जो शब्द हैं वो अक्सर प्रयुक्त होने वाले इंटरजेक्शन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते रहते हैं। हुर्रा, हुर्रे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चीयर्स, ब्रेवो, वेल, वेल डन, हेलो, आ है, ओ है, ई है, ओह नो, वाओ, हे, उप्स, गुड बाय, गुडनेस, एलास, थैंक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेंटेंस का जो एक टॉपिक था, कंप्लीट हुआ है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक्स।